Hello friends, so today's topic is Archive of India NUP. So this will be the last section of this topic 2 in paper 5, and in this paper I will also discuss a little bit about the acts and the rules behind the archives. अब इसमें मैं ना दो चीज़ें और डिस्कस करूँगा। एक आपका करूँगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, ये भी डिस्कस करूंगा। ये किसके रेफरेंस में डिस्कस करूंगा? एक तो आपका जो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है, क्योंकि जो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है इसके थ्रू ही मिनिस्ट्रीज को ये ऑर्डर दिए जाते हैं, डायरेक्शन दिए जाते हैं कि आप सारे रिकॉर्ड को आर्काइव में शेयर करो जो 25 साल से पुराने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में करेंगे, क्या क्या आर्काइव की इंपॉर्टेंस होती है। वो विद द स्लाइड्स आपको बताता जाऊंगा। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, एक्ट और रूल्स बिहाइंड आर्काइव इसके बारे में बात करेंगे। जो अभिलेखागार है यूपी का, या अपने यहाँ जो डायरेक्टरेट है आर्काइव्स का यूपी का, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये जो अभिलेख पटल खोला है जनरल पब्लिक के लिए, आप अपना पासपोर्ट डाल के उसमें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और स्टेट आर्काइव पॉलिसी यूपी की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक अटैच्ड ऑफिस है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ आवर रिच एंड रेयर हेरिटेज एंड गार्जियन ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये वाला वीडियो जो मैंने ये डाला है, ये आप लोग मस्ट वॉच वीडियो है। ठीक है, इसमें क्या है आपका ये जो राज्यसभा टीवी है, जो आपकी राज्यसभा टीवी है, उसमें ये वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा क्लिक करके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें ये आपको पूरा सीधे आ जाएगा आपका ये स्पेशल रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। हाँ, ये जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था आपको, वो आप अलग से देख लीजिएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। अलग से वीडियो मैं बनाता है, इससे बेटर है कि जो अच्छा वीडियो अगर पड़ा हुआ है, सनसेट टीवी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आएगा। राज्यसभा टीवी तो ख़त्म हो गई अब, तो आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं बताता हूँ नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये सबसे पहले प्रोफेसर GW फॉरेस्ट, ये एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई के वो थे, प्रोफेसर थे। इनको सबसे पहले ये दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि आप जितने भी रिकॉर्ड हैं फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको एग्जामिन करिएगा। ठीक है, फिर इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई जब उन्होंने ये सब ये कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको एक रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे ट्रांसफ़र करने चाहिए। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक सेंटर रिपोजिटरी बनानी चाहिए, वहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद 11 मार्च 1891 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है। डेट कौन सी है? 11 मार्च 1891 को, 11th ऑफ मार्च 1891, ये सबसे पहले इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बना। ठीक है, जो कहाँ पे था? कोलकाता में था, इंपीरियल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में। ठीक है, इसके बाद 1911 में क्या हुआ था? अपनी जो कैपिटल थी वो कोलकाता से कहाँ चेंज हुई थी? कोलकाता से न्यू दिल्ली चेंज हुई थी। ठीक है, तब ये पूरा का पूरा इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था वो कहाँ पे आ गया? प्रेजेंट बिल्डिंग में आ गया 1926 में। अच्छा, कोलकाता में जब बिल्डिंग चेंज हुई, उसका ल्यूटेंस ने क्या किया था? ल्यूटेंस ने दिल्ली का मैप बनाया। ठीक है, और उस मैप में ये आर्काइव की बिल्डिंग भी बनाई गई थी, जो इस समय करंट बिल्डिंग है, जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग उसी प्लान में बनाई गई थी। और 1926 में फिर सारे डॉक्यूमेंट इसमें शिफ्ट कर दिए गए थे। 1941 में क्या हुआ? आर्काइव्स में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, और 1944 में, ठीक है, जब वार खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार 1904 में खत्म हो गया, तो ये जो आर्काइव ऑफिसेस हैं इनका रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा? इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के द्वारा इसका वो कर दिया गया, एक तरह से रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, और करंट में जो फॉर्म है वो आ गया। ठीक है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पिछला वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों को देखने के लिए, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया, इससे मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा वीडियो है। ठीक है, तो आप उसे मस्ट वॉच है, वो जरूर देखिएगा। इसके बाद आइएगा आर्काइव्स के से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट और रूल्स हैं। ठीक है, तो अभी देखिए न्यूज़ में क्या था कि न्यूज़ में ये था कि अभी जो आपकी मीनाक्षी लेखी हैं, ठीक है,
जो आपकी स्टेट मिनिस्टर हैं, आपकी कल्चर की मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी है। तो उन्होंने क्या किया था, ये हमारी भाषा हमारी विरासत करके एक एग्जीबिशन लगाई थी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने। कब, 75th इंटरनेशनल आर्काइव्स डे को। तो उसमें उन्होंने एग्जीबिशन को कहा था, और कहा था कि युवाओं को बोला था उन्होंने, यंगर जनरेशन को क्या होना चाहिए, ये जितने भी आर्काइव्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए। और देखो इन्होंने रेफर किया था ये गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट को। ये इस मैन्युस्क्रिप्ट के कारण ही मैंने ये स्लाइड इसमें डाली है कि ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है कहाँ का, इंडिया का, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। और अगर आप देखेंगे, अगर आप कभी नेशनल आर्काइव इंडिया आप जाइए, तो उसमें जो भी बुक्स पुरानी हैं वो ज़्यादातर प्री में पूछ दी जाती हैं, और उनके राइटर के नाम पूछ दिए जाते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी में तो है नहीं, या फिर कहाँ से ले लिया जाए क्वेश्चन। तो कभी कभी इन्फॉर्मेशन इस तरह से हो आती है। ठीक है। तो आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप कभी भी दिल्ली जाने का मौका मिले तो आप नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया या पीएम म्यूजियम में जरूर जाइएगा। ठीक है। अब नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है वो नोडल एजेंसी है इन पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 की। ठीक है। उसके बाद इसी के अंतर्गत क्या हुए, पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 ड्राइव किए गए। ठीक है। अब जो रूल्स हैं उसमें ये भी कहा गया कि जो सारे स्टेट्स हैं वो भी अपना अलग से रूल या अलग से पॉलिसी बनाएं, और उनके यहाँ जो आर्काइव्स आ रहे हैं उनको प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और कंजर्व करें। ठीक है। अब देखो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है वो किस चीज़ का रिपोजिटरी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड में आती हैं। तो उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आती हैं, फाइल्स हों, वॉल्यूम हों, मैप्स हों, बिल हों, मैन्युस्क्रिप्ट हों, कोई भी आपका गैजेट्स हों पुराने, सेंसस रिकॉर्ड हों, कोई भी ऐसा लिटरेचर जो क्या है प्रोस्क्राइब्ड हुआ था पहले। प्रोस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ कि पुराने ज़माने में क्या होता था, ब्रिटिश के ज़माने में क्या होता था, उन्हें कोई भी, जैसे कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में कोई भी किसी ने पोइम लिख दी। ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज में किसी ने पोइम लिख दी। ठीक है। अब किसी ने ब्रज भाषा में उसमें लिखी, अब अंग्रेज को समझ में ही नहीं आई कि हाँ ये लिखा क्या है। अब भले ही वो पेट्रोटिक थी या नहीं थी, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ थी या नहीं थी, अगर उनको समझ में आई, उन्होंने क्या कर दिया, उसको प्रोस्क्राइब कर दिया, उसको प्रिंट नहीं होने दिया। ऐसी सारी की सारी क्या कहते, पोइम्स हुई या लिटरेचर हुआ, उन सब वो सारा का सारा कहाँ है इस समय, आर्काइव्स में प्रेजेंट है। तो प्रोस्क्राइब लिटरेचर का मतलब ये हुआ। पर्सनल पेपर्स होते हैं, ट्रैवल अकाउंट्स होते हैं, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, आर्काइव्स की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है ये, हमेशा न्यूज में इसलिए रहता है। देखो एमपी के इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी क्या किया है, डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू पेनलाइज ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग रिकॉर्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ मांगने जाओ पुरानी, तो क्या करते हैं, आग लग गई, या हमने इसका डिजिटाइजेशन किया नहीं, केवल फाइल में कीड़े लग गए, दीमक ने खा लिया। ठीक है। 50 बहाने बना देते हैं, लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है। अब आप देखिए कि रिसेंट में 1962 का वार हुआ, 1965 का वार हुआ, 1971 का वार हुआ, इन सबसे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट ने आर्काइव्स ऑफ इंडिया को, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को ट्रांसफर ही नहीं किए हैं। वो अभी रिसेंट में ही 1 या 2 साल में ही डिफेंस मिनिस्टर जो थे अपने, राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा है कि आप डिफेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आर्काइव को ट्रांसफ़र करें। तो अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट पर जाएंगे तो उसमें आर्काइव में आपको डेटा दिखाई देने लगा पड़ेगा, लेकिन वो भी एक टिप ऑफ द आइस है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट ये है आपका अभिलेख पटल। अभिलेख ये एक पोर्टल है जिसका नाम है अभिलेख पटल। पटल का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर एक्सेस टू आर्काइव्स एंड लर्निंग। ये इसका फुल फॉर्म आ सकता है कभी कभी इस पटल का। ठीक है। इसमें क्या है, ये नेशनल आर्काइव इंडिया ने ही एक्सेस किया है, और इसका इसका मेन पर्पज ये है कि रिच ट्रेजर ऑफ इंडियन आर्काइव्स रिकॉर्ड्स वो सबको अवेलेबल हो। ठीक है। और क्लिक ऑफ द बटन। ठीक है। इसमें रेफरेंस मीडिया ऑफ ये सब ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानने का, ये मैंने गलत मतलब डेटा है, अगर आप मेंस में आप यूज़ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म है, किसने बनाया है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने बनाया है। किस लिए बनाया है, कि पब्लिक के लिए जितने भी आर्काइव्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल हों वो एक तुरंत ही मिल जाए। अब इसमें है क्या कि अगर आप देखो तो ये इस पोर्टल ओपन होता है ऐसे, इसमें देखो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर, फाइंड, विजिट। ठीक है। इसके बाद ये आपका पोर्टल है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे की है, ये आपके डेटा, पूरा डेटा है, कितना डेटा इसमें आज तक हो चुका है। अब इसको अगर आप एक्सेस करोगे तो आप क्या कहोगे, देखिए आपको इसमें मेरा नाम दिखाई पड़ रहा है, अमोल मिश्रा। ठीक है। इसमें माई साइट्स अगर आप देखोगे, माई लिस्ट, तो माई लिस्ट में मैंने देखो ये डाला था लखनऊ मैप ऑफ बिटवीन लखनऊ एंड इलाहाबाद। ठीक है। ये मैंने मैप डाला था, ये मैप बहुत पुराना मैप है जो मुझे इस समय एक्सेस है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अभिलेख पोर्टल से कोई पुराना मैप भी आप ले सकते हो।
अच्छा, आपको लॉगिन करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? अपने पासपोर्ट की। ठीक है, ये मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप लोग सोचते होंगे कि भाई पासपोर्ट का यूज़ क्या है, तो इंडिया के अंदर भी पासपोर्ट का यूज़ होता है या कभी कहीं लॉगिन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि एक्चुअली में ये जो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये इतना इन्फ्लुएंस, इतना इसका आउटकम क्यों नहीं आ रहा है? इसका आउटकम इसलिए नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ा जो इसमें रोड ब्लॉक है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो जब भी कोई आपका आर्काइव ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया आपसे बोलती है, किसी भी डिपार्टमेंट से बोलती है कि भाई अपने रिकॉर्ड को शेयर करो, तो ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वो लोग क्या रिप्लाई कर देते हैं कि भाई ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम इसको शेयर नहीं कर सकते। और इसमें पूरी की पूरी पावर किसकी होती है? पावर होती है जो भी अथॉरिटी होती है उसके पास पूरी पावर होती है। तो कोई भी जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली में सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट होता है वो पब्लिक व्यू में आ ही नहीं पाता है। ठीक है, ये तो हुआ एक साइड। दूसरा इसका साइड क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड में है, पब्लिक के पास एक्सेस है, लेकिन अगर उसका नेचर ऐसा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को क्या कर रही है? हार्म कर रही है, तो वो इसको क्लासिफाइड बना के आपके ऊपर केस कर सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये भी नहीं होता है कि आपने जानबूझ के वो ऑफिसर इंफॉर्मेशन शेयर की है या नहीं की है। बस अगर आपके द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर हुई है तो आप उसके अंदर आपको चार्ज कर दिया जाएगा, उसमें इंटेंशन का मैटर नहीं रहता है। अब इसके अपोजिशन में हम लोगों के पास पावर क्या है? हम लोगों के पास पावर ये है कि देखो, ये इनको आप पहचानना चाहिए आपको, वैसे मैं बता देता हूँ। ए एन राम है जो द हिंदू के डायरेक्टर थे या हेड थे। उन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा 1 महीने तक राफेल डील के पेपर्स पूरे हिंदू में छापे थे। तो उनके अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जा सकता है। लेकिन और उनके पास पावर क्या थी? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपके पास ये पावर है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड कर सकते हो, तो प्रेस के पास ये फ्रीडम है कि वो जो सोर्स है उसको वो ना बताए। तो नो पावर कैन फोर्स मी टू रिवील द सोर्स बिहाइंड द राफेल पेपर्स। तो अंत में क्या हुआ? ये ही जीते थे, इनके खिलाफ गवर्नमेंट ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई थी। तो पावर तो इनके पास भी। अब देखा जाए कि अगर कोई आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बात करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो हमेशा बड़ा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के। इन केस अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो हो, अगर डिबेट किसके बीच में हो रही हो? पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस हार्म टू प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट जो डिस्क्लोजर में है वो आउटवे करता है हार्म टू प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, तो आपको क्या होगा? आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। अगर करप्शन की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो रही है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपका जो सेक्शन 8 है आरटीआई का, ठीक है, वो आपको ये पावर देता है कि गवर्नमेंट को ये फोर्स करता है कि मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए कि आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। अब देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, अगर मैं आपको बताऊं, ये 1923 का है। इस समय क्या चल रहा है आपका? 2023। तो 100 साल इसके होने आ रहे हैं, तभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर की। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन जो है आ सकता है। हम लोग मिस कर जाते हैं कभी कभी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वर्सेस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, या फिर पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है वो इतना इफिशिएंट क्यों नहीं है? तो उसमें एक रोड ब्लॉक के रूप में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में आपको क्रिटिसाइज करना पड़ सकता है। तो देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? अब देखिए, डीआरडीओ साइंटिस्ट अरेस्टेड इन पुणे फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तानी एजेंट्स। ठीक है, ये दूसरा आपका क्या आया? सीबीआई बुक्स डिफेंस जर्नलिस्ट अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स फॉर लीकिंग इन्फो टू फॉरेन एजेंसी। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है। ये इसका एक पॉइंट और है। इसका पॉइंट ये है कि सेंटर ने अभी भी 10 ऐसी लोकेशंस को वो कर दिया है, सेंसिटिव या क्लासिफाइड कर दिया है कि ये सारी लोकेशन को क्या कर दिया? प्रोहिबिटेड कर दिया है। ये सारे प्लेसेस वो प्लेसेस हैं जो जिनकी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक के पास रहेगी तो इनेमी स्टेट्स को उससे फायदा हो सकता है। तो इसमें ना, अगर आप इस पेज को ओपन करोगे तो उसमें भी इन स्पेस या इस प्लेसेस के बारे में बताया नहीं गया है, वो सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन को हाइड रखा गया है।
ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। अच्छा मैं ये बता दूं, ये हम लोग मिस कर जाते हैं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, ये आता है आपका किसमें, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका है यूपी का। तो यूपी में क्या है, ई अभिलेखागार करके है, और उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव जो है वो नेशनल आर्काइव की जो इंफॉर्मेशन है या उनकी पॉलिसीज है उनको यूपी में लागू करता है। ठीक है, अब इसमें यूपी में क्या था, 5 जून 1947 को सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस बनाया गया था प्रयागराज में। ठीक है, पर्पज वही था कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के जो रिकॉर्ड है वो लॉस्ट ना हो, वो कंजर्व रहें। आप ये पढ़ लेना, ठीक है, मेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो वो थे कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स, वो थे GN सैलिटोर। ठीक है, 2 मई 1949 को ये बने थे। ठीक है, ये मैं डेटा मैं इसलिए दे रहा हूँ, मेंस में आप लिखो या नहीं लिखो, ठीक है, चूंकि ये मेंस के सिलेबस में आ गए हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पीछे से भी इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है आपके प्री में। ठीक है, दूसरा ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यूपी गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, अब देखिए मैं ये जो फिगर है वो देखो, तो ये वो वाला ट्रीटी जब हुई थी अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 6 जून 1775 का देखो रिकॉर्ड इसमें रखा हुआ है। और उसमें क्या रखा गया है कि जो अवध का नवाब है उसको क्या करना है कि जो सब्सिडरी अलायंस में जो आपको फॉरेन जो ब्रिटिश आर्मी जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है, उसके लिए 2,60,000 रुपये प्रति माह कंपनी को भुगतान करना होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो इसमें वारेन हेस्टिंग्स के बीच में ये हुआ था, वारेन हेस्टिंग की इसमें साइन भी है। ठीक है, ये देखिए वारेन हेस्टिंग्स लिखा हुआ है। ये मैंने केवल इसलिए डाल दिया कि आपके पास ये आपको, आप लोग इंस्पायर हो ऐसी जगहों पे जाने के लिए, आप लोगों को इन जगहों पे जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टेट आर्काइव पॉलिसी क्या है। ठीक है, अब स्टेट आर्काइव जो पॉलिसी है वो 1990 में आई थी। ठीक है, उसमें देखो सबसे पहला लाइन यही लिखी है कि स्टेट आर्काइव पॉलिसी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे, आप हाई कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो शेयर करे। ठीक है, गवर्नर का सेक्रेटेरिएट हुआ, CM का सेक्रेटेरिएट हुआ, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट हुआ, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करें या ना करें, इनके डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, अब देखो इसमें यूपी PCS भी आता है, यूपी PSC कमीशन भी आता है। तो आप कॉपी मांगने जाओ और उन्होंने बोल दिया कि कॉपी जल गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऑफिस इसमें पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ड्रॉबैक है जो कि गवर्नमेंट को या RTI एक्टिविस्ट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा स्टेट आर्काइव पॉलिसी है क्या, आर्काइव के मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, रोल्स हुआ, लेटर्स हुए, वॉल्यूम्स हुए, कोई भी माइक्रोफिल्म हुई, चार्ट हुआ, मैप हुआ, टेप हुआ, साउंड रिकॉर्डिंग हुई, डायग्राम हुए, ये सारी के सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, आर्काइव में आ जाएंगी। ठीक है, आर्काइव का एक पर्पज ये भी होगा कि आपको जितने जो भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, अलग से ट्रेंड वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा जो इन सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, कोई भी आर्काइव जो 100 साल से पुरानी हो उसको कोई भी डिपार्टमेंट क्या होगा, डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट्स जो आर्काइव कैटेगरी में है, ठीक है, और ऐसे डिपार्टमेंट के हैं जो डिपार्टमेंट खत्म हो गया है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर में चला गया है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्या होंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे, कहाँ पे, स्टेट आर्काइव को ट्रांसफर किए जाएंगे। अब दूसरा जो डायरेक्टर है स्टेट आर्काइव्स का, वो क्या करेगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डिजिग्नेटेड आर्काइव्स हैं उनके ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं या फिर कैसे ट्रांसफर किया जाए, जब तक ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं तो उनकी सेफ्टी कैसे की जाए, उसके लिए डिपार्टमेंट्स को क्या करेगा, गाइड करेगा या इंश्योर करेगा। ठीक है, दूसरा जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इनके प्रीव्यू में नहीं आ रहे हैं, इस पॉलिसी के प्रीव्यू में, तो उनको टेक्निकल गाइडेंस कौन देगा, यही देगा अपना जो डायरेक्टर है स्टेट आर्काइव का। ठीक है, और उनसे कहेगा कि आप मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप खुद से शेयर करो, तो साइंटिफिक कंजर्वेशन के लिए आपको जो भी टेक्निकल एड चाहिए या एडवाइस चाहिए वो आप हमसे ले सकते हो। दूसरा इसका एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग सोचते हैं बहुत जेनरिक पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस अमंग पब्लिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये को मैगजीन निकालता है वो अभिलेख दर्पण, ये जो अभिलेख दर्पण मैगजीन है वो क्या करता है, हर 3 महीने में ये मैगजीन निकलती है, उसके बारे में उसमें बताया जाता है कि हाँ आर्काइव डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने क्या क्या किया पिछले 3 महीने में। तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है लेकिन इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं होती है। अब देखिए जो लेटेस्ट अपडेटेड है वो आपकी है 2022 की, वो भी अप्रैल मई की, तो 1 साल पुरानी अभी तक अपलोड हुई है।
अब फिजिकली कौन सी प्रिंट हुई है तो मुझे भी नहीं पता। दूसरा इसमें देखो ये भी लिखा है आर्काइव्स लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड कैन बी शोन टू रिसर्च फेलो बाय द डिपार्टमेंट हेड्स आफ्टर कंसल्टिंग डायरेक्टर आर्काइव्स। इसमें क्या गया कि अगर जैसे कोई आर्काइव्स है वो आपका स्टेट आर्काइव्स में अवेलेबल नहीं है, तो कोई अगर रिसर्च वाला स्टूडेंट है वो गया कंसर्न डिपार्टमेंट में और वो जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो 30 साल से ज़्यादा पुराना है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड है वो दे सकता है उनको दिखाने के लिए, उसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है, बस वो कंसल्ट कर ले डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स से या उनकी नॉलेज में डाल दे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्काइव्स का। अब आपका पेपर 2 का, ठीक है, मैंने जो टॉपिक 2 था वो एक बहुत ही इन डेप्थ पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा और तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, क्या हुआ था, सरोजिनी नायडू को यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर बनाया गया था, यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर। तो ये पूरा लेटर वही लेटर है। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।